तो करते हैं स्टार्ट। पॉलिटिकल पार्टीज का हमारा चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर बाकी का जो बचा हुआ है वो और देख लेते हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से फॉर्म होती हैं और क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिएगा, इसका सबसे जो जनरल जो पॉइंट है वो तो ये है कि जो इनके फंक्शन है, जैसे अपन ने देखा कि देश को चलाती हैं, फॉर्म पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, रोल ऑफ ओपोजिशन, से पब्लिक ओपिनियन, तो ये सारे कुछ इनके इसीलिए ज़रूरी है ये जो काम करती हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम कहें कि रन द कंट्री, लीडर्स और कैंडिडेट्स हु आर selected by these political parties, means just suppose there is no any existence of political parties, so candidates only do work in their constituency, but who will run the country, who will make the policies for the entire country? तो इस चीज़ के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरी होती है। तो ये हमारा एक पॉइंट है, इसका नेसेसिटी, पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है कि देश को चलाने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें कि विलेजेस, टाउन्स, विलेजेस जो क्षेत्रीय स्तर पर, दैट गेट्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट फैक्शंस एंड अलोंग विद दैट दे मेक देयर पैनल्स टू प्रपोज देयर कैंडिडेट्स, व्हाट एग्जैक्टली द पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज डज। तो इसलिए भी चूंकि इसके कारण से फिर बहुत ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, किसी फैमिली के अंदर एक मुखिया है और उसके लीडरशिप के अंदर वो परिवार अपना काम करता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वोट देने का काम हो, कोई भी काम हो। सोचिए कि अगर उस मुखिया की चलती नहीं है या फिर किसी फैमिली के अंदर कोई मुखिया है ही नहीं, तो सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से फिर गांव से शहर, शहर से जिले से राज्य, राज्य से देश, बिखर जाएगा सब कुछ। तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए भी हमें चाहिए ताकि उसकी आइडियोलॉजी के अंडर रहते हुए और लोग अपना काम कर सकते हैं। साथ में देखें हम कि जिस प्रकार से देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, सोसाइटी लगातार इनलार्ज हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कोई ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके द्वारा we can get various ideas, various views on various type of matters। तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। ये भी एक कारण है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, यानी वेरियस आइडियाज़ और इश्यूज ऑन डिफरेंट मैटर्स। साथ में देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक ऐसी मैकेनिज्म की व्यवस्था करती है जो पॉलिसीज़ बनाती है। लेकिन अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमने कहा कि अगर कोई जीत गए तो आप रूलिंग पार्टी में हैं और हार गए तो ओपोजिशन पार्टी में, तो कोई ऐसा एक मंच होना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सरकार के खिलाफ, सरकार की चीज़ों का फेवर भी कर सकती है, तो उनको अपोज भी कर सकती है, उनको रिस्ट्रेन भी कर सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी एक महत्व है। तो इन तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है बड़ी ज़रूरी है। अब देखिएगा, हम इसके आगे वाला जो पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी में जनरली जो है 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। जैसे किसी देश में 1 पार्टी सिस्टम, या फिर 2 पार्टी सिस्टम, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखिए, 1 पार्टी सिस्टम का एक एग्जांपल लें अपन, तो जैसे चाइना में जैसे एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब जब लोगों को चॉइस ही नहीं रहे, अलग पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं रहे, कोई कंपटीशन ही नहीं रहे, तो ये तो एक प्रकार से एक मोनार्क सिस्टम हो गया।
एक डिक्टेटरशिप हो गई, जहाँ पर एक एब्सोल्यूटिज्म का जो भाव है वो पैदा होता है। और बिल्कुल आप देखिए एग्जाम्पल, चाइना में इस पार्टी के द्वारा, इस पार्टी के तहत, और जो शी जिनपिंग है वे लगातार संसद के नियमों में, संविधान में सब कुछ बदल करके और खुद ही अकेले राष्ट्रपति बने हुए, लगातार राष्ट्रपति बने हुए, तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इट डिनाई द डेमोक्रेटिक फील वेयर एवर पीपल्स आर गेटिंग राइट टू चूज देयर पॉलिटिकल पार्टी, चूज देयर आइडियोलॉजी, चूज देयर कैंडिडेट्स। तो ये तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो ये तो एक डेमोक्रेटिक जो फील है उसकी हत्या है। तो ये कोई बहुत अच्छा सिस्टम हम नहीं माना जाता है। टू पार्टी सिस्टम, अब देखिए टू पार्टी सिस्टम जहां पर दो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसके अलावा और भी पार्टियां होती हैं, लेकिन जनरली उनका इतना जो जनता है उसके अंदर विश्वास नहीं होता, वो इतने वोट नहीं ले सकती कि वो सत्ता में आए। तो जनरली वो दो ही पार्टियां लगभग वहां पर सत्ता में आती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में दो ही पार्टियां हैं, जैसे लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। इसी प्रकार से अगर यूएस में देखें तो वहां पर पार्टियां दो ही हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। तो ये दो ही पार्टियां यहाँ पर, इन्हीं के अंदर से जो लोग हैं चुन के आते हैं। जैसे बाइडेन साहब और डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हुआ पीछे वाला, तो उसके अंदर रिपब्लिक से डोनाल्ड ट्रंप थे और डेमोक्रेटिक से जो बाइडेन थे। तो डेमोक्रेटिक की सरकार अभी फिलहाल चल रही है। तो ये दो मुख्य पार्टी हैं। अब तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि भारत देश में है, जहां पर कितनी भी पार्टियां हो सकती हैं। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां ये साथ में अपना एक ग्रुप बनाती हैं और चुनाव लड़ती हैं। जब चुनाव से पहले इस प्रकार का मल्टी पार्टी फोरम बनता है, तो ऐसे मल्टी पार्टी फोरम को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल अलायंस। पॉलिटिकल अलायंस या फ्रंट। देखिए भारत में ऐसा पॉलिटिकल अलायंस का जो फ्रंट बना वो 2004 में देखा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट भी आपको कर लेना चाहिए। 2004 में भारत में 3 फ्रंट बने। एक आपका यूपीए, दूसरा आपका एनडीए और तीसरा आपका लेफ्ट फ्रंट। ये वामपंथी होते हैं, वामपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं। यूपीए जो है इसका मेन जो पार्टी है वो आपकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनडीए के अंदर जो मुख्य पार्टी है वो है बीजेपी। यानी इनके अलायंस जो पार्टीज होती हैं वो इनके 6 मेंबर होते हैं और किसी एक पार्टी का नाम नहीं देकर इनको नाम दिया गया जैसे एनडीए और यूपीए। यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कब आते हैं ये तीनों ग्रुप? ये 2004 में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। हालांकि हमने पिछले इसके पार्ट में देखा भी है, लेकिन फिर से थोड़ा सा फास्ट अपन एक बार और देखते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आपकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड सीपीआई, बिल्कुल जिस प्रकार से वर्षों के अंदर इनकी स्थापना हुई है उसी सीक्वेंस में हम इनको देखेंगे पूरा। तीसरी पार्टी सीपीआईएम, फोर्थ बीजेपी, फिफ्थ बीएसपी, सिक्स्थ टीएमसी, सेवंथ एनसीपी। अब देखिए एनसीपी जो आईएनसी जो है इसका आप सबको पता है
इसका साइन क्या है? हाथ का निशान, ठीक है। सीपीआई, सीपीआई जो है इसका निशान है कुदाली, यानी जिससे खेती में अनाज काटा जाता है, उसके अंदर गेहूं के 3 बाले, गेहूं की 3 बालियां, ये सीपीआई का निशान है। पूछ सकते हैं सीपीआईएम इसी प्रकार से कुदाली है, लेकिन इसमें साथ में हथौड़ा और स्टार का चिन्ह है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी में आप सब जानते हैं कमल का फूल। बीएसपी, बीएसपी में हाथी, हाथी का चिन्ह। टीएमसी में ऐसा एक 3 पत्तियां इनमें निकली हुई हैं, ऐसा पेड़ है छोटा सा, ये आपका टीएमसी का चिन्ह है। और एनसीपी के अंदर अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी। तो ये जो है 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का साइन आप सब जानते हैं, झाड़ू। और फिर है आपकी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका चिन्ह है पुस्तक। इसका चिन्ह है पुस्तक। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में काफ़ी इसके बारे में पढ़ा हमने, कि वो डिटरमाइन करता है कोई पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या फिर स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसमें से 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता को खो दिया है, जिसमें से कौन कौन है? यानी टीएमसी अब इस राष्ट्रीय दल में नहीं है, एनसीपी ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, और सीपीआई ये भी अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं, यानी 3 पार्टियां अब राज्य स्तर की पार्टियां ही बन के रह गई हैं। तो कुल मिलाकर आईएनसी, सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और एनपीपी, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने अब राष्ट्रीय स्तर के दल है। थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए सीपीआई जो है, सीपीआई के स्थापनाकर्ता जो है वो थे एमएन रॉय। सीपीआई वाम दल है, लेफ्ट की विचारधारा को फॉलो करते हैं, और ये मार्क्सवादी, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की विचारधारा को फॉलो करने वाली पार्टी है। तो हम इसको भी अब इरेज कर देते हैं। यानी जो नेशनल लेवल की पार्टियां, सिर्फ उन्हीं की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले बीएसपी। बीएसपी जो है देखिएगा, बीएसपी की स्थापना हुई थी 1984 में। स्थापना करता है कांसीराम जी। ये किस किस को लेकर बनी है? दलित, ओबीसी, ट्राइबल्स और अदर डिप्रेस्ड क्लास, इनके उत्थान के लिए इस पार्टी का 1984 में स्थापना होती। आइडियोलॉजी, इनके आइडल कौन कौन है? इनके आइडल है पेरियार, साहू महाराज,
महात्मा फूले, बाबा साहब अंबेडकर। जो माइनॉरिटीज हैं, जो दलित हैं, उनके स्पेशल अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए ये पार्टी काम करती है। इसी विचारधारा के साथ इस पार्टी की 1984 के अंदर स्थापना हुई थी। अब अपन देखेंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की स्थापना आप सबको पता है 2012 में हुई। साइन अपन ने इसका भी देखा कि झाड़ू का साइन है। स्थापना करता है इसके जो फाउंडर है वो है अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली से इस पार्टी की शुरुआत होती है। इसी प्रकार एनपीपी की स्थापना 2013 में। अभी अपन ने देखा बुक जो है उसका साइन है पी.ए. संगमा, ये इसके लीडर है। अब आपको मेन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में आइडियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपका है बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इनको बड़ा आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। और इन दोनों पार्टी के अलावा एक और पार्टी बची आपकी सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसके अंदर भी सेम वही विचारधारा है कि वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की विचारधारा को फॉलो करती हैं। वो किसी भी प्रकार के सेशनिज्म और कम्युनिज्म का विरोध करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे विस्तार से इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। द मोस्ट एंशिएंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे मुख्य प्राचीन जो राजनीतिक दल है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना करता थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1885 में। बीजेपी की स्थापना होती है 1980 के अंदर। इसकी स्थापना करता थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी एंड L.K. आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, अब देखिए इनकी आइडियोलॉजी। इसकी आइडियोलॉजी है डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिकन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किसको फॉलो करती है? कल्चरल ह्यूमनिज्म। हिंदुत्व, इस विचारधारा को ये फॉलो करती है। इसके साथ में ये यूसीसी के अंदर बिलीव नहीं करती है। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपके आर्टिकल नंबर 44 में है, यानी पूरे देश में एक कानून लागू हो, इस चीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई विश्वास नहीं है। जबकि इट डज बिलीव इन द स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि ये यूसीसी को लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल लगातार इस पर अभी भी वर्तमान में भी 2024 में भी काम कर रहे हैं। भारत में सबसे पहला यूसीसी जो बिल लाने वाला जो राज्य है वो है गोवा। इसके साथ में इट डज नॉट believe in the status quo in context of मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। देखिए वर्तमान में 370 आपको पता हट गई है, लेकिन
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका मानना यह है कि 370 वहां पर रहना चाहिए। जो पहले का स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो बरकरार रहना चाहिए। अभी जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं तो उसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उसमें इन्होंने वहाँ पर पैक्ट भी किया है। तो इनका मानना ये है अगर इनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, फिर से बीजेपी वाला सा सीनियर अगर कांग्रेस का बनता है, तो इनका विश्वास ये है कि वापस से उस चीज़ को लाया जाना चाहिए। जबकि ये इसमें विश्वास नहीं करती है। नो, ये जम्मू कश्मीर के लिए 370 में कोई विश्वास नहीं करती है। जबकि यूँ कहा जाए कि 5 अगस्त 2019 में इस जम्मू कश्मीर से 370 की धारा को यानी आर्टिकल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया। यानी वो जम्मू कश्मीर के उसको जो स्थिति है उसके अंदर किसी प्रकार से ये बिलीव नहीं करती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके जो 2004 में हमने देखा मल्टी पार्टी जो ग्रुप है, फ्रंट है, इसको कहते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जबकि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इसका जो ग्रुप है इसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। थोड़ा सा आपको अपडेट कर देते हैं कि 2023 में इस यूपीए का अब एक और ग्रुप बन गया जिसको कहते हैं इंडिया ग्रुप, INDIA, इंडिया ग्रुप। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका नाम पड़ गया। इसमें कुल 37 घटक इसके साथ में हैं जो छोटे मोटे जो पार्टियां हैं, जबकि एनडीए के साथ में कुल 41 जो अन्य पार्टियां हैं उसका एक ग्रुप है। तो ये एनडीए का है। तो ये कुल मिलाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिनेरियो था। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बीजेपी की स्थापना 1951 में है या फिर 1980 में। तो देखिए, बीजेपी की स्थापना बिल्कुल 1980 के अंदर ही है। 1951 में भारतीय संघ की, जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। हालांकि उसकी आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुत्व के ऊपर ही है। उसी का रूप जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम से किसी राजनीतिक दल की स्थापना 1951 में नहीं हुई, बल्कि 1980 में हुई है। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। अब इसके आगे अगला पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने चैलेंज भी होते हैं। तो ये शॉर्टकट छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप खुद देख लेंगे कि जब राजनीतिक पार्टियों के सामने किसी प्रकार का चैलेंज आता है तो उनकी बैटरी डिम हो जाती है। क्या हो जाती है? बैटरी डिम। डिम का मतलब सबसे पहला चैलेंज इनके सामने आता है डायनेस्टिक सक्सेशन का। डायनेस्टिक सक्सेशन, इसका मतलब ये होता है कि पार्टी का लीडर कौन बनेगा, पार्टी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इन पॉलिटिकल पार्टीज में सब चाहते हैं कि मेरे बाद में मेरा बेटा बने, मेरा भतीजा बने, मेरा भाई बने। तो बाकी के लोग जो हैं उनके लिए कोई खास मौका नहीं होता। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मोनार्क सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो डायनेस्टिक सक्सेशन इनका सबसे बड़ा एक सामने चैलेंज है। इसी प्रकार इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी में ये होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब लगातार चुनाव होना। डेमोक्रेसी का मतलब लगातार जो लोग हैं उनके विश्वास के ऊपर, वो जिसमें विश्वास करते हैं उसको लीडर होना चाहिए और उसके हिसाब से चुनाव होने चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव के लिए है, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों के खुद के अंदर चुनाव नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, इनके खुद के चुनाव होना नहीं होते। इसी प्रकार मनी एंड मसल पावर, चुनावों के अंदर अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल जो लोग हैं उनको चुनावों के अंदर प्रचार करवाया जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं जो चुनाव की जो वैधता है, जो उसकी जो लीगलिटी है,
उसकी जो विश्वास लोगों के अंदर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो मनी एंड मसल पावर। और दूसरा इसका सिनेरियो ये भी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी छोटी है, दूसरी बड़ी है। अब जैसे बीजेपी पार्टी है, वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा माना जाता है, तो उसका जो आधार है वो बहुत बड़ा है, उसके पास जो डोनेशन है, उसका खर्च करने का जो लेवल है वो ज़्यादा बड़ा है। तो छोटी पार्टियां उससे कॉम्पीट नहीं कर सकती हैं। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। और सबसे लास्ट है मीनिंगफुल चॉइस। ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है कि जिनको लोग पसंद ही नहीं करते। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल जो ईवीएम है उसके अंदर नोटा का बटन भी होता है। तो कई बार किसी प्रकार की कोई मीनिंगफुल चॉइस इन पार्टियों के द्वारा जनता के सामने नहीं प्रस्तुत की जाती है, जिसके कारण से चुनाव जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होते और जो वोटर्स हैं वो चुनावों के प्रति लगातार उदासीन रहते हैं। इसी कारण से पॉलिटिकल पार्टीज में उनका विश्वास भी ज़्यादा नहीं होता है। अब इसका एक अंतिम पॉइंट जो हमारा बचा है वो ये है कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। पार्टीज में सुधार किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, पार्टीज में सुधार तो कौन करेगा भाई। पार्टीज में सुधार तो एक इस प्रकार से हो सकता है, रिफॉर्म्स। देखिए, सबसे पहला डिफेक्शन, कि डिफेक्शन को हिंदी में कहते हैं दल बदल, यानी चेंजिंग ऑलिजन पार्टी ऑलिजेंस फ्रॉम विच ए कैंडिडेट सिलेक्टेड एंड देन शिफ्टेड टू अनदर पार्टी। यानी किसी एक व्यक्ति का एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर, मान लीजिए कांग्रेस में चुना गया लेकिन उसने चेंज करके वो बीजेपी में आ गया, तो इसको कहते हैं दल बदल। डिफेक्शन का मतलब दल बदल है। तो इलेक्शन कमीशन ऐसे किसी भी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि दल बदल का जो नियम है उसके ऊपर किसी व्यक्ति की सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्योंकि दल बदल का नियम जो है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा है, अगर वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म, यानी वहां पर चुनाव फिर से होंगे। तो दल बदल का जो नियम है वो हमारी शेड्यूल नंबर 10 में है, 10वीं अनुसूची के अंदर ये हमारा आता है। राजीव गांधी की सरकार में 1985 में इस बिल को लाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नंबर 2, एफिडेविट। जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि उनकी संपत्ति कितनी है, उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग है। तो इससे क्रिमिनल लोगों पर चुनाव में अपनी दबंगई लोगों पर लगाने और किसी प्रकार से लोगों को धमकाने, इस तरीके की गतिविधियों में रोकथाम होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया। तो ये भी चुनावी जो पॉलिटिकल पार्टी है चुनावों के अंदर, उनके अंदर सुधार हो सकता है। इसके साथ में जैसे इनकम टैक्स रिटर्न है, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा या नहीं भरा, चुनावों के अंदर उनको कितना खर्चा किया, उस चीज़ का उन्होंने हिसाब दिया कि नहीं दिया। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है इससे पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसके लिए हमने शॉर्टकट में इन चीज़ों को देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।